नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्टिविटी योगा चैनल पर। तो आज हम करेंगे 2018 जो जुलाई के अंतर्गत हमारा नेट जेआरएफ का पेपर हुआ था योगा सब्जेक्ट में, उसका पार्ट 6 करेंगे, जिसमें हम 51 से लेकर के 60 क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो देख सकते हैं। हठप्रदीपिका आदि ग्रंथों को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 6 शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ऊर्जा के समृद्ध स्रोत क्या हैं? एनर्जी के सोर्सेस क्या क्या हैं इनमें से? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि तीन जो सोर्स है हमारे, फैट जिनको हम बोलते हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, प्रोटीन, ये जो तीनों हैं हमारे ऊर्जा के सोर्सेस हैं। विटामिन कभी भी हमें ऊर्जा नहीं देते, ये ध्यान रखेंगे। ऊर्जा नहीं देते, विटामिन नहीं देते। तो करते क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे केवल क्रियाओं में सहायक होते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होती है उनमें हेल्पर का काम करते हैं। विटामिन अगर ये नहीं होंगे तो इनकी कमी से रोग हो जाते हैं। कमी से जो है रोग हो जाते हैं, इनकी कमी से रोग हो जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। बट ऊर्जा नहीं देते, ये पॉइंट मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर ऊर्जा के समृद्ध स्रोत क्या है हमारे लिए? वसा हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। तो अब इसमें साथ के साथ जान लेते हैं वसा से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। वसा की बात करें तो फैट जो होता है 9 किलो कैलोरी हमें देता है। कार्बोहाइड्रेट लगभग 4 किलो कैलोरी हमें देता है। प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी हमें देता है ऊर्जा। तो अब दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है इस चीज पर कि अब तीनों ही ऊर्जा देते हैं बट ऑप्शन हमें दो ही छांटनी है। तो अगर देखें तो दोस्तों, ऊर्जा दो देते हैं हमें डायरेक्टली, जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, इसलिए हम डेली अनाज खाते हैं। अनाज जितने भी है ऊर्जा देते हैं। दालें जितनी भी है या मांसाहार जो है वो क्या है, प्रोटीन से भरपूर होता है, मतलब ऊर्जा देते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली ऊर्जा देते हैं। वसा क्या है, जैसे घी है, फैट है, जो भी हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर में जमा होता रहता है। जिस दिन हम खाना नहीं खाते, जब हम खाना नहीं खाते तब जो हमें ऊर्जा मिलती है वो कहीं ना कहीं वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। मतलब ये जो होते हैं अंतिम अवस्था में हमें भोजन प्रोवाइड करवाते हैं, अंतिम अवस्था में ऊर्जा देते हैं। ये ध्यान रखें, अंतिम अवस्था में ऊर्जा देते हैं। मीन्स सबसे पहले जो ऊर्जा देने वाले हमारे लिए कारक होंगे वो कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे और प्रोटीन्स हो जाएंगे। तीनों हमें ऊर्जा देते हैं, बट क्योंकि वसा जो होती है हमें लास्ट टाइम में एनर्जी देती है ना, जब हम कुछ खाते पीते नहीं है। अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से हमारा बॉडी जो होता है काम करता रहता है, इन दो की ऊर्जा से। तो इस तरीके से हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? बी और सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है बी और सी नंबर पर है और ये दोनों तुरंत ऊर्जा हमें देते हैं। तो बी और सी आंसर सही है। प्रोटीन, विटामिन जो है कभी ऊर्जा नहीं देता। वसा जो है हमें लास्ट टाइम पर ऊर्जा देती है, उपवास टाइम पर हमें ऊर्जा देती है, जब हम कुछ नहीं खाते। तो मीन्स हमारा जो आंसर है बी और सी, माने दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न है, गेरंड संहिता का प्रश्न है ये। गेरंड संहिता के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ वर्जित होने चाहिए? ऐसे भोजन पूछा है जो वर्जित है, नहीं खाने। एक योगी को योगाभ्यास जो करता है कहता है उसको नहीं खाने, नहीं, ध्यान रखना, ये नहीं के रूप में पूछा, खाने वाले नहीं पूछा। और ऑप्शन अपने को तीन तीन की फॉर्म में चूज करना है, माने एक ही ऑप्शन है जो खाने योग्य है। तो हमें अच्छे से पता है पटोल जिसको हम बोलते हैं, परवल है ना, परवल बोलते हैं, वही केवल हम खा सकते हैं। बाकी सारी चीजें प्रत्येक ग्रंथ में हमें मना हुई मिलती है। जैसे कूष्मांड माने जो बड़ा पेठा टाइप में होता है, लकुच और कुल्थी की दाल जो होती है वो भी हमें वर्जित कही जाती है। तो ये तीनों के तीनों भोजन वर्जित है। ए, सी और डी जो है अपने को नहीं खाने हैं। तो ए सी डी जहां भी मिलेगा वो अपना ऑप्शन इस प्रश्न के हिसाब से राइट होगा। तो ए सी डी ऑप्शन नंबर 3 में है, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न के अनुसार नहीं की फॉर्म में हमारा आंसर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, कपालभाति सामान्य रूप से किन व्याधियों में निषिद्ध है? माने कपालभाति कब नहीं करना, किसे नहीं करना? तो दोस्तों, कपालभाति में क्या होता है कि अपने पेट पर झटके लगते हैं बार बार और नासिका से सांस आती है। तो इससे क्या होता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ सकती है ना, माने एक तरह से ब्रेथ जो साइकिल है वो तेज हो सकता है, हाई बीपी होगा इससे। तो बीपी इससे हाई हो जाएगा कपालभाति से। तो ऑलरेडी जिनका हाई बीपी है उनको तो नहीं करना ये अभ्यास, कॉमन सेंस है। तो मतलब कपालभाति जी उनको नहीं करना, जिनका बीपी हाई होगा उनको नहीं करना। और हर्निया में क्या होता है, हमारी आंतें जो है नीचे की तरफ चली जाती है। कपालभाति जब बार बार करते हैं तो आंतों पर प्रेशर आता है, जिससे जो होता है नीचे की तरफ खिसकने लगती है। तो जिनका
हर्निया ऑलरेडी जिनको हो चुका है उनको भी कपालभाति का अभ्यास कभी भी नहीं करना होता। तो माने ये दो रोग है जिस अवस्था में हमें कपालभाति नहीं करना है। बाकी लो बीपी में और मोटापे में हम अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि कपालभाति करने से मोटापा कम होता है, और लो बीपी है तो वो बीपी को हाई कर देगा। तो ए और डी तो करने योग्य है, हमसे नहीं पूछा है, माने कपालभाति कब नहीं करना। हाई बीपी और हर्निया इन दोनों डिसीज में अपने को जो है कपालभाति कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये कौन से ऑप्शन हो गए आपके, अगर इनकी बात करें तो बी और सी। बी और सी आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिलता है, जिस कारण से आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न। शशकासन किस रोग में निषिद्ध है, कब नहीं करना चाहिए। तो शशकासन की जब हम बात करते हैं तो शशकासन जो है आपको रिलैक्स देता है, एक तरह से आपका माथा नीचे जमीन पर लग जाता है तब हम करते हैं, जिसमें पेट जो होता है हमारा प्रेस होता है, पेट दबता है साधक का। तो उसमें कब्ज के लिए भी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि पेट दबेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उनकी मसाज हो जाएगी और कब्ज से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, उसमें हमें कर सकते हैं कब्ज में। और डायबिटीज जो होता है उसमें क्या होगा, पैनक्रियाज होती है उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो ये किया जा सकता है। परंतु इन्होंने हमसे ये पूछा है कब नहीं करना है, निषिद्ध पूछा है। ऊपर ध्यान देंगे, अपने को निषिद्ध पूछा है, नहीं वाला पूछा है। तो नहीं कब नहीं करना, बाकी की सारी चीजों में स्लिप डिस्क एक कमर दर्द का रोग है, कमर दर्द में कोई भी अभ्यास आगे झुकने वाला नहीं करना, आगे झुकना मना होता है इसमें। कमर दर्द का कोई भी अभ्यास हो, नहीं झुकना। तो शशकासन में हम आगे झुकेंगे तो ये नहीं करना है ना, स्लिप डिस्क में नहीं करना। तो बी में जो है नहीं करना। बी कहाँ कहाँ पर है आपका, बी जहां पर भी है वहां पर वो आंसर आपका राइट होने की संभावना है। ठीक है, तो वर्टिगो की बात करें तो वर्टिगो क्या होता है, एक तरह से चक्कर आते हैं सिर में। सिर में चक्कर आते हैं, जैसे हम सिर आगे की तरफ झुकाते हैं, ऊंचाई पर जाकर के नीचे की तरफ झुकते हैं तो उसे चक्कर आने लगते हैं। तो इसलिए एक तरह से शशकासन आगे की तरफ झुकने वाला है, ब्रेन की तरफ ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन भेजेगा, एकदम से चक्कर आने की ज्यादा संभावना होती है ना। तो शशकासन वर्टिगो में भी नहीं करना आपको, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जो होता है कान आदि के पास में प्रेशर बढ़ जाता है आपका, तो उससे और नुकसान होने की संभावना होती है वर्टिगो में। तो ए और बी जो है वहां पर आपको ये अभ्यास नहीं करना है। तो ए और बी जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। इनमें ये अभ्यास नहीं करना आपको, शशकासन का अभ्यास वर्टिगो और स्लिप डिस्क में आपको कभी भी ये अभ्यास नहीं करना है। तो इसका उत्तर आपका 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहीं पर देखेंगे, साइकोलॉजी का है 55 नंबर प्रश्न। किसने व्यक्तित्व के मानवीय दृष्टिकोण को विकसित किया। तो अब इसमें उत्तर हम देख रहे हैं, मानवीय दृष्टिकोण का मतलब क्या है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किसने दी थी, अगर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात करें तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है दी थी कार्ल रोजर्स, कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। इनडायरेक्टली मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो इन्होंने ये कहा था कि ह्यूमन जो मनुष्य जो है कोई भी व्यवहार इसलिए करता है वो, क्योंकि वो जो है फ्रीडम चाहता है, अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता है ना, अलग करना चाहता है सभी से। तो इस तरीके से उन्होंने बताया था कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है मानवीय दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया था और इसकी परिभाषा की थी। तो यहाँ पर यही है कि किसने विकसित किया था, तो कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दी थी। सी और डी जो है आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी एंड डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। 56 नंबर प्रश्न है, इसे हम हिंदी से करने से पहले इंग्लिश में देखेंगे। 56 नंबर प्रश्न इंग्लिश में है। तो इसे जब हम देख रहे हैं 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी, मेमोरी के 3 स्टेज। जब मेमोरी की बात करें तो मैंने आपको इन शॉर्ट, जब आप बच्चे क्लास में आते हैं तो उन्हें मैंने बताया है ESR। ई मतलब एनकोडिंग, एनकोडिंग। एस का मतलब क्या होता है आपका, स्टोरेज, कि जब भी आप कोई चीज को देखते हैं एनकोडिंग करेंगे, अपने दिमाग में अंदर लेकर के जाएंगे, फिर उसको स्टोर करेंगे और वो लंबे टाइम तक स्टोर रहेगा। जैसे आप एग्जाम में जाएंगे तो उसको रिट्रीव करेंगे, रिट्रीवल, रिट्रीवल है ना। तो मतलब पुनः प्राप्ति, जब जैसी आपको आवश्यकता हुई तो आप उनको फिर से याद करते हैं। जैसे मैं पूछूं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, उसको एनकोड किया हुआ है आपने पहले से और स्टोर भी रखा हुआ पिताजी का नाम। और जैसे ही मैं पूछूंगा पिताजी का नाम क्या है तो आप अंदर से दिमाग से अपने डाटा उठाएंगे और वो बता देंगे कि ये फला फला व्यक्ति मेरे पिताजी का नाम है ना, रिट्रीवल। तो ESR ये तीनों स्टेज होती है। ई मतलब एनकोडिंग, एनकोडिंग है आपका बी नंबर पर है एनकोडिंग। फिर क्या, एस मतलब स्टोरेज, आपका डी आ जाएगा स्टोरेज में, यहाँ से डी स्टोरेज पे आया, बी आया, और फिर आपका आर, आर मतलब जो है आपका रिट्रीवल, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, बी डी ए। बी डी ए जहां पर भी होगा वही आपका आंसर राइट हो जाएगा।
तो BDA जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखना है, इस बार सपोज आपसे केवल ये पूछा गया कि 3 स्टेजेस कौन कौन सी है, नेक्स्ट टाइम में आपसे सीक्वेंस पूछी जा सकती है कि इनको अरेंज करिए तरीके से। तो अरेंज तरीके से ऑलरेडी हमने कर दिया कि ESR याद रखेंगे, मतलब सबसे पहले एनकोडिंग होगी, आप याद रखेंगे चीजों को एक विशेष तरीके से, फिर उनको स्टोर कर लेते हैं अपने दिमाग में लंबे टाइम तक के लिए। फिर जैसे ही हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसे आप एग्जाम्स में जाते हैं तो अपनी जितनी भी स्टोर की हुई चीजें उनको रिट्रीव कर देते हैं, फिर से उनको पुनः प्राप्ति करना, तभी मेमोरी अपनी पूरी बनती है। तो 3 स्टेजेस होती है मेमोरी की। BDA आपका रिट्रीवल होगा, एनकोडिंग होगा, फिर आपका स्टोरेज होगा और फिर रिट्रीवल, 3 प्रोसेसेस के थ्रू आपकी मेमोरी बनती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मूल्याभिमुखी शिक्षा से निम्न में से किनका निर्माण होता है। तो मूल्याभिमुखी शिक्षा मतलब मूल्य, जब हम मूल्यों की बात करते हैं, मूल्य यम नियम आदि की बात बताते हैं, तो कहते हैं किस चीज का निर्माण होगा। तो ऑब्वियस सी बात दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति को सत्य का पालन सिखाएंगे, अहिंसा आदि सिखाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाएंगे, तो क्या वो स्वस्थ हो जाएगा क्या? बिल्कुल सी बात है, हाँ स्वस्थ रहेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है उसको तो कोई रोग वैसे भी नहीं होता है ना। जो सत्य बोलेगा उसको कोई मानसिक द्वेष नहीं हो सकता, राग द्वेष आदि कुछ नहीं होगा। तो ऐसा जो है स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण होगा मूल्यों से। और मूल्य अगर देंगे उसको, तो अहिंसा आदि का जब पालन करेगा तो शांतिपूर्ण समाज बनेगा हमारा। बी और सी जो है हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बी और सी जो है आंसर हमारा राइट हो जाएगा। बी और सी कहां पर है आपका? ऑप्शन नंबर 2। तो इट मींस आपका जो ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉमन सेंस का प्रश्न है दोस्तों ये तो। फिर देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। गेरंड संहिता के अनुसार प्रश्न पूछा गया है कि कपालभाति के प्रकार कितने हैं। तो गेरंड संहिता में मैं बात करूं तो कपालभाति का एक और नाम भी है भाल भाती। षटक्रम कपालभाति को जो है षटक्रम में हम रखते हैं, ये ध्यान रखेंगे, षटक्रम है, ये प्राणायाम नहीं है ना। कई बार आपसे इतना पूछ लिया जाता है कि कौन सी एक क्रिया है, माने षटक्रम है अथवा प्राणायाम है, तो कपालभाति हमेशा एक षट क्रिया है, षटक्रम है। अब दोस्तों षटक्रम कपालभाति के अंतर्गत 3 कपालभाति के 3 प्रकार बताए हैं। कपालभाति के 3 प्रकार बताए हैं, जो कि कपालभाति जो 6 नंबर का षटक्रम है, और इसके 3 प्रकार है। कौन कौन से हैं? वातक्रम, फिर व्युत्क्रम, फिर शीतक्रम। ये जो 3 जो है आपके भेद बताए गए हैं कपालभाति के, 1 2 3। अब इसमें से कौन कौन से प्रकार हैं? पॉजिटिव पूछा, नहीं नहीं पूछा अपने से, यस पूछा कि कौन कौन से हैं। तो इसके लिए क्या क्या दिया गया है आपको? वातक्रम है, वातक्रम तो नहीं है, वातसार है, वातसार तो धोती का प्रकार होता है। शीतक्रम दिया है आपको, शीतक्रम है, पहला ऑप्शन शीतक्रम हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में व्युत्क्रम भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, व्युत्क्रम भी आपका किसका प्रकार है? कपालभाति का प्रकार। तो यहाँ पर दोस्तों काफी बार विचलित हो जाता है विद्यार्थी, सार या क्रम। तो कपालभाति में क आता है, तो इस तरीके से ध्यान रखें कि व्युत्क्रम, शीतक्रम और वातक्रम सभी में क आएगा तो ही वो कपालभाति का प्रकार है ना। तो इस तरीके से इन शॉर्ट तरीके याद रख लेंगे आप। और वातसार और वारिसार क्या है? ये दोनों जो है वातसार और वारिसार, ये अंतः धोती के प्रकार है, अंतः धोती के प्रकार हैं, ये ध्यान रखेंगे, अंतः धोती के प्रकार, ठीक है। ये दोनों अंतः धोती के प्रकार हुए। बट हमें जो है यहाँ पर क्या चाहिए था? हमें चाहिए था जो कपालभाति के प्रकार है। तो ए और डी जो है कपालभाति के प्रकार है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये प्रश्न भी ठीक किया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है 59 नंबर प्रश्न। हठ प्रदीपिका के अनुसार महावेद मुद्रा दूर करती है। तो महावेद मुद्रा कैसे होती है? अपने कूलों की जो ताड़ना की जाती है उसे हम महावेद मुद्रा कहते हैं, कूलों की ताड़ना करना। तो महावेद मुद्रा है कूलों की ताड़ना। इसका अगर हम फायदा देखें, लाभ देखें, तो वलितम पलितम, वलितम पलितम और वेपघ्न, वेपघ्न, इन 3 चीजों में, इन 3 चीजों में इसका फायदा मिलता है हठ प्रदीपिका के अनुसार। ये ध्यान रखें, हठ प्रदीपिका के अनुसार। अगर इसके फायदे की बात करें तो क्या क्या है? वलितम का मतलब क्या होता है? वल्यकार मतलब एक तरह से झुर्रियां पड़ जाना, झुर्रियां, ठीक है, ओके। पलितम का मतलब पकना, पकना मतलब बालों का पकना, बाल पकना मतलब सफेद हो जाना, असमय ही बालों का सफेद होना। वेपघन की बात करें तो वेपघन होता है कंपन। कंपन की बात करें तो कंपन एक रोग में होता है, किसमें होता है? पार्किंसन डिजीज जिसको हम बोलते हैं, पार्किंसन, पार्किंसन डिजीज जो होती है उसमें जो होता है शरीर में कंपन होता है, ठीक है, वेपघन होने लगता है। तो कहते उस समय कहते ये महावेद अगर मुद्रा की जाए तो उससे इन तीनों रोगों में लाभ मिलता है।
तो इस तीनों रोगों में वलितम, पलितम और वेपन, वलितम की बात करें तो झुर्रियां, आपका ऑप्शन हुआ झुर्रियां, नंबर 1 झुर्रियां हो जाएगा। उसके बाद में आपका कौन सा हो जाएगा, पलितम माने बाल पकना, और कंपन माने वेपन। हिंदी भी दे सकता है एग्जामिनर, संस्कृत भी दे सकता है। तो तीनों शब्द आपको एज इट इज याद रखने हैं आपको, जो ए, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर 4 को डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सिंपल प्रश्न है, 60 नंबर प्रश्न। इसमें कहा है लिखित पाठ योजना के लाभ अधिकांशतया होते हैं कि अगर आप सपोज एक टीचर है और आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप उससे पहले अपने चीजों को लिख लें कि मुझे ये पढ़ाना है, इस तरीके से मुझे पढ़ाना है, ये मुझे पढ़ाना है, इससे बाहर नहीं जाना, ये मेरा एरिया रहेगा। कोई भी आपने सब्जेक्ट पढ़ाने की सोची है, तो उसके क्या क्या फायदे मिल सकते हैं आपको, क्या क्या मिल सकते हैं शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में। अब पहले तो ऐसे प्रश्न जो दोस्तों होते हैं ना, उन प्रश्नों के लिए आपको ये देखना होता है कि आपको ऑप्शन कितने चूज करने हैं इनमें से। ओवरऑल इनमें से आपको ऑप्शन चूज करने हैं, तीन तीन ऑप्शन चूज करने हैं। यहाँ पर हर जगह तीन तीन का जोड़ा है, मतलब तीन ऑप्शन चूज करने, एक गलत है। तो यहीं पर देखते हैं शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में, मतलब एक तरीके से सोचेगा शिक्षक। जैसे मान लीजिए उसे षटक्रम पढ़ाना है, तो वह षटक्रम के बारे में व्यवस्थित तरीके से सोचेगा, कितने षटक्रम है, क्या क्या है, कैसे हैं, आसन प्राणायाम आदि की चर्चा नहीं करेगा वो। ठीक, नंबर 1 अगर ये पढ़ेगा। आत्मविश्वास, शिक्षक अगर लिखा होगा है ना वहां पर, और बाय चांस कई बार भूल जाता है शिक्षक बताते बताते, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहता है कि मेरे पास नोट्स है और उसमें से देख करके बता सकता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए होता है। छात्र की क्षमता, एबिलिटी नहीं पता लगती, ये बात पक्की है। एबिलिटी, क्या मैं नोट्स बना लेता हूं पहले और मैं पढ़ाना चाहता हूं आपको, तो क्या इतना बनाने मात्र से नोट्स मुझे पता लग जाए कि आपकी क्वालिटी कितनी है, आप कितना पढ़े लिखे हो? नहीं, मैं नोट्स बनाऊंगा तो उससे आपके बारे में नहीं जान सकता। तो ये वाला जो ऑप्शन है अपना, ये नहीं होगा। छात्र की क्षमता जो समझने में है, इस पर कोई लेना देना नहीं है अपने लिखित पाठ योजना का। तो बाकी के जितने भी ऑप्शन है ए, बी और डी, ये ऑप्शन अपने क्रिएट सही होंगे, इसका मतलब है ना। ए, बी, डी जो है अपना 4 नंबर ऑप्शन होता है, जिस कारण से ये वाला जो 4 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल 101% राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमारा पार्ट 6 जो है कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 51 से लेकर के 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। यदि आप दोस्तों रेगुलर अपडेट चाहते हैं, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें और सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही दिया हुआ बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।